श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। ठीक है, तो अपन 10वीं परीक्षा विषय पढ़ रहे थे। हमें एक जनरल कंसेप्ट हमने रेडी कर लिया था। अब हम श्लोक वाइज देख रहे थे कि इसके श्लोक वाइज क्या क्या लिखा हुआ है। ठीक, तो अब अपन जो है कोशिश ये करेंगे कि जो ये 10वीं परीक्षा विषय हैं इनके श्लोकों को जो है अपने हिसाब से हमें समझ में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, और फिर ये डिटेल्ड वर्जन जो है आगे मूव ऑन होता चलेगा। तो हमने जो है अनुबंध पढ़ रहे थे, अनुबंध पर जो है हमने लास्ट रोका हुआ था, अब वहीं से कंटिन्यू करते हैं। तो क्या बोलता है, अनुबंधः खलु स यः कर्तारम् अवश्यम अनुबंधाति, यानी अनुबंध पहले होगा या बाद में होगा? बाद में होगा। ठीक, तो इसीलिए उसको क्या बोलते हैं, कार्यात उत्तर कालम, यानी मतलब कार्य के उत्तर काल में, यानी कार्य क्या था, चिकित्सा, तो चिकित्सा के उत्तर काल में जो चीज मिले तो दैट इज अनुबंध। ठीक, या जो एसोसिएटेड हो। तो कार्य निमित्त, कार्य निमित्त मतलब जो अनुबंधित हो, ठीक, या चिकित्सा के निमित्त हो, तो उसे हम कहेंगे कार्य निमित्त। शुभो अशुभो वा भावः कर्तारम अनुबंधनाति, यानी शुभ और अशुभ भाव जो कर्ता से अनुबंध रखते हैं वो अनुबंध कहलाते हैं। हमने जब पहले अनुबंध पढ़ा था तो वहां अनुबंध से आयु किसे प्राप्त हो रही थी, रोगी को। ये बात अपनी जगह ठीक है, लेकिन चिकित्सा या कह लो कार्य तो चिकित्सक करेगा, तो उसको चिकित्सा के अनुबंध में क्या प्राप्त होगा, चिकित्सक को, तो दैट इज यश या अपयश मिलेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर रोगी ठीक हो गया चिकित्सक के क्रिया करने से या कार्य करने से तो यश मिला, तो ये कौन सा भाव हो गया, शुभ भाव। रोगी मर गया या और बिगड़ गया तो अपयश मिल गया, तो ये क्या हो गया, अशुभ भाव। तो अनुबंधस्तु खलु आयुहु, ये हमने किसके लिए पढ़ा था, रोगी के कंटेक्स्ट में। ठीक है, और शुभ अशुभ एवं भाव जो किससे जुड़े हुए हैं, कर्ता से अनुबंधित हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, वो भी अनुबंध है। ये भी ठीक है, दोनों बातें सही है अपनी जगह। तो रोगी का ठीक होना अगर हम सोचें तो किस वैद्य से ठीक होगा, ये उसी वैद्य से ठीक होगा रोगी जिसके हाथ में यश या अपयश जो है वो, यश जो है वो लिखा हुआ है। ठीक है, या उस वैद्य को के पास जाके रोगी पैसे देता रहता है जिसको उस पे पैसा देना लिखा ही हुआ है। जिस जिस वैद्य को रोगी के द्वारा धन देना लिखा होगा उस वैद्य को रोगी धन देता ही रहेगा। फिर लास्ट में जिसके हाथ में यश लिखा होगा ऑटोमेटिकली उसके पास वो रोगी पहुंच जाएगा। और ऐसा भी हो सकता है कि लाखों करोड़ों रुपए लगाए हुए भाई किसी जगह पर इलाज कराने में, और कोई जब सही वक्त आया हो तो सही वैद्य के पास नॉमिनल खर्चे में भी जो है व्यक्ति ठीक हो जाए। तो ये क्या हुआ, तो इसका मतलब ये हुआ कि जिस वैद्य के साथ जो यश या अपयश जुड़ा हुआ होता है क्रिया के साथ वो उसे मिलता ही है। इसके लिए अब रोगी को जितने दिन भुगतना लिखा है वो भुगतता ही। ठीक है, तो कार्य के उत्तर काल में कर्ता से अनुबंध होने वाले, यानी चिकित्सक से अनुबंध होने वाले शुभ और अशुभ भाव, यश या अपयश को हम क्या बोलते हैं, अनुबंध कहते हैं। ठीक है, तो कार्य के उत्तर काल में रोगी को क्या मिलेगा, रोगी को क्या मिलेगा, आयु, और चिकित्सक को क्या मिलेगा, शुभ और अशुभ भाव यानी यश और अपयश। ठीक, नेक्स्ट, अनुबंध खत्म। अधिष्ठान, अब अधिष्ठान कैसे बोलेंगे भाई, अधिष्ठान मीन्स होता है जगह। ठीक है, द्वर्तन, तो देशस्तु अधिष्ठान, तो देश क्या है, अधिष्ठान है। देश किसका अधिष्ठान है भाई, देश अगर आप नॉर्मल आसपास का देश देखो तो वो हमारे लिए एज ए चिकित्सक यानी कर्ता के लिए कर्ता या कारण के लोग, ठीक है, तो उसके लिए क्या है, औषध का अधिष्ठान है। ठीक है, और किस चीज का अधिष्ठान देश हो सकता है, जो है रोगी का देश, रोगी का देश भी अधिष्ठान है हमारे लिए, क्यों, क्योंकि वो रोगों का अधिष्ठान है। ठीक है, तो देश जो है वो दो चीजों का अधिष्ठान है। जो बाहर वाला देश है वो हमारे लिए औषध का अधिष्ठान होना चाहिए, हमें उसके बारे में, औषध के बारे में विचार करना चाहिए, और जो अंदर बॉडी है तो रोगी जो है वो देश है। ठीक है, वो रोग का अधिष्ठान है। तो देश कितने तरीके के होते थे, एक भूमि देश और एक आतुर देश। भूमि देश औषध का अधिष्ठान और आतुर देश रोग का अधिष्ठान। ठीक है, चलो अब भूमि देश में मेडिसिन, यानी हमें करना क्या, बेसिकली भूमि देश में से मेडिसिन उठानी है और आतुर देश को देनी है। ठीक है, तो ये अब इसी के पीछे की युक्ति है
कि अगर भाई अगर रोगी को जो है रोग हुआ है, ये आतुर्देश वाला रोग हुआ है, तो हम उसे कैसी औषध उठा के दे देंगे? जांगम औषध उठा के दे देंगे। जांगम देश के रोगी को रोग हुआ है, तो आतुर्देश की मेडिसिन उठा के दे देंगे। ठीक है, खैर अधिष्ठान कंप्लीट। अब आ जाते हैं 8वां नंबर काल। तो कालः पुनः परिणामः, ये हम पहले से पढ़े हैं। ठीक है, हमने पढ़ा था कि चैप्टर नंबर 1 में कालः पुनः परिणाम। तो ठीक है, इसमें कुछ ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं, बस एक ही श्लोक से हमें समझ में आना चाहिए कि कौन से परीक्षा विषय के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, अगला बोल रहा है प्रवृत्तिस्तु समारंभः। चिकित्सक जब चिकित्सा में प्रवृत्त हुआ तो उसने क्या की? चेष्टा की। चेष्टा की ना चिकित्सा करने की। तो रोगी में क्या करने की चेष्टा करेगा चिकित्सक? चिकित्सक क्या चिकित्सा करेगा? तो वो करेगा धातु साम्य करने की चेष्टा। यही तो उसका कार्य था। ठीक है, हेंस अगर पूछे कि ब्लैंक खलु चेष्टा कार्य अर्थः, कार्य के अर्थ के लिए, यानी कार्य मतलब धातु साम्य, धातु साम्य के अर्थ के लिए की गई चेष्टा को हम क्या बोलते हैं? प्रवृत्ति। तो प्रवृत्ति मतलब उत्पन्न करना, या प्रवृत्ति मतलब स्टार्टिंग होना, बिगिनिंग करना। ठीक है, तो कार्य के अर्थ के लिए चेष्टा करता है वो क्या है? बिगिनिंग, स्टार्टिंग ऑफ ट्रीटमेंट, दैट इज कॉल्ड प्रवृत्ति। ठीक है, तो जो चेष्टा धातु साम्य के लिए यानी कार्य अर्थ के लिए की जाती है, उस चेष्टा को क्या बोलते हैं? प्रवृत्ति ही। और प्रवृत्ति नाम समारंभ। समारंभ मतलब बिगिनिंग कर देना, शुरुआत कर देना। किसके लिए कर देना? कार्य के अर्थ के लिए, यानी धातु साम्य के अर्थ के लिए। ओके, अब यहाँ पर हमें क्या चीज याद रखनी है वो ये देखो, एक श्लोक आता है प्रवृत्तिस्तु खलु चेष्टा कार्यार्थः। ये बात हमें समझ में आती है। ठीक है, लेकिन दूसरी लाइन में बोलता है स एव क्रिया कर्म यत्न कार्य समारंभ। कार्य का सम आरंभ करना प्रवृत्ति है, ये बात हमें समझ में आता है। लेकिन कुछ सिनोनिम ऐसे बोले हैं प्रवृत्ति के कार्य समारंभ के अलावा, जैसे क्रिया, कर्म, यत्न। अब इधर हम कंफ्यूज हो सकते हैं कि यार क्रिया जो है, कर्म जो है, वो किसका सिनोनिम हो सकता है? कार्य का हो सकता है। तो गड़बड़ नहीं करनी, ये याद करके जाना है कि क्रिया कर्म यत्न कार्य समारंभ, क्रिया कर्म यत्न कार्य समारंभ, क्रिया कर्म यत्न कार्य समारंभ, ये किसके सिनोनिम है? प्रवृत्ति के सिनोनिम है। चलिए, ताकि ये सिली मिस्टेक ना हो। अब लास्ट 10वीं परीक्षा विषय में क्या है भाई? उपाय। तो उपाय में क्या? उपायः पुनः त्रयाणाम कारणादीनाम सौष्ठवम अभिविधानम, यानी तीन जो कारण आदि हैं, शुरुआत के तीन, त्रयाणाम कारणादीनाम बोला ना, तो तीन कारण आदि, यानी जो हमने शुरू के जो 10वीं परीक्षा विषय पढ़े, तो उसमें स्टार्टिंग कैसे करी थी? कारण, करण, कार्ययोनि, कार्य, कार्यफल, अनुबंध। ठीक, इस तरीके से पढ़े थे। देश, काल, प्रवृत्ति, उपाय, ये सब हमने पढ़ा था। ठीक, लेकिन इसमें बोल रहा है कि जो शुरू के तीन हैं, ठीक है, उनका सौष्ठव होना, सौष्ठव मतलब उनका अवेलेबल होना, प्रॉपर उनके गुणों से युक्त होना, ये क्या कहलाएगा भैया? ये कहलाएगा उपाय। तो उपायः पुनः त्रयाणाम कारण आदीनाम, तो शुरू के तीन कारण आदि, कारण, करण, कार्ययोनि। तो वैसे प्रॉपर मीनिंग में अगर आप सोचो तो कारण आदि सौष्ठव मीन होना चाहिए चिकित्सा चतुष्पाद, क्योंकि कारण क्या होता है? चिकित्सक होता है। तो वैद्य आदि कौन होने चाहिए? कि वैद्य, क्या बोलते हैं, परिचारक, औषध और रोगी, इस तरीके से होने चाहिए। ठीक है, लेकिन सिंस यहाँ पर श्लोक में क्या लिख दिया? श्लोक में कारण आदि से पहले क्या वर्ड यूज कर दिया? त्रयाणाम, तो यानी कि तीन की बात कर रहा है। तो हम क्या है, इंस्टेड ऑफ चार चिकित्सा चतुष्पाद सोचने के, हम शुरू पे ये तीन कारण आदि सोचेंगे। तो कारण, करण, कार्ययोनि। और उधर कारण क्या था? भिषक था। कारण क्या था? कारण हर वो उपकरण जो काम आए चिकित्सक के, तो भेषज भी काम आता है, उपस्थाता भी काम आता है, तो सब एक ही में कंबाइन कर दिया, करण हो गया। और तीसरा क्या? कार्ययोनि। कार्ययोनि मतलब क्या? कार्ययोनि मतलब रोग रूपी कार्य का कारण। ठीक है, रोग रूपी कार्य का कारण कौन हो गया? धातु वैषम्य। इन तीनों का सम्यक तरीके से अवेलेबल होना ही किसका कारण होता है? उपाय का कारण होता है। ठीक है, तो यानी उपाय में शुरू के तीन ही इंक्लूडेड होंगे और कोई इंक्लूडेड नहीं होगा। यानी उसके बाद अपन क्या पढ़ते थे? कारण, करण, कार्य होने के बाद कार्य, कार्यफल, अनुबंध। तो इसका मतलब कार्य, कार्यफल, अनुबंध जो है वो इंक्लूडेड नहीं होंगे उपाय में। बहुत ध्यान से समझना है इस चीज को। क्या लिखता है? कार्य, कार्यफल, अनुबंध वर्जयानाम। देखो, पहले तो हमें इसी बात से समझ में आ जाना चाहिए कि भाई बोल दिया त्रयाणाम कारण आदि नाम, तो शुरू के तीन ही आने वाले हैं, कारण, करण, कार्ययोनि। ठीक है,
वो उसमें डाउट नहीं होना चाहिए। फिर उसके बाद ये बोल देता है कार्य, कार्यफल और अनुबंध जो है वो उपाय में नहीं आएंगे। तो इसके पीछे का रीजन क्या है? अरे सीधी सी बात है, उपाय मतलब क्या भाई? चिकित्सा का उपाय करने की कोशिश करेंगे, कब करेंगे? जब उसकी जरूरत पड़ेगी। ठीक है। अब कार्य में क्या होता है? कार्यम नाम धातु साम्य। अब यदि रोगी के पास ऑलरेडी धातु साम्य है तो वो क्यों ही आएगा इलाज कराने के लिए, और हम उसमें क्या ही उपाय करेंगे? तो उपाय के अंदर कार्य नहीं आता है। और कार्यफल, कार्यफल मतलब भाई धातु साम्य करने से रोगी को क्या मिलेगा? सुखावाप्ति, सुख से रहेगा। अब ऑलरेडी अगर कार्यफल प्रेजेंट है तो उपाय करने की नीड ही नहीं होती। फिर तीसरा क्या भाई? अनुबंध। अब अनुबंध मतलब क्या होता है भाई? शुभ और अशुभ कार्य जो कार्य सम, अब जब कार्य भाई, अब जब अनुबंध किस लिए? जब ऑलरेडी अगर हम ये कहें कि भाई आयु है ही पेशेंट के पास, ठीक है, अनुबंध उस नाम आयु, तो अगर आयु ऑलरेडी है रोगी के पास तो वो आएगा ही क्यों मेरे पास इलाज कराने के लिए? ठीक है। तो कार्य, कार्यफल, अनुबंध ये उपाय में आते नहीं हैं। चलिए अगला क्वेश्चन। अब यहाँ पर हमने जो है पढ़ लिया, क्या हमने पढ़ लिया? ये कि दसवीं परीक्षा विषय के कुछ श्लोक पढ़ लिए। ठीक है। अब एक और सेक्शन आएगा दसवीं परीक्षा विषय का ही, उसमें क्या करेंगे भाई? उसको क्लिनिकल तरीके से थोड़ा और डिटेल में पढ़ेंगे। जैसे अभी तक हमने पढ़ा था कारण, ठीक है, कारण मतलब क्या? भिषक। अब हमने खाली इतना ही पढ़ा था, कारण मतलब भिषक। ठीक है। ओके। लेकिन अब अपन पढ़ेंगे जैसे भिषक में भी और डिटेल की, भाई भिषक के क्या गुण होने चाहिए, एटसेट्रा एटसेट्रा करके। ठीक है। तो ये सब हम पढ़ेंगे। उससे पहले कुछ एक क्वेश्चन है जो हमें याद कर लेने हैं, जैसे रट्टा मारना है। जैसे फॉर एग्जांपल क्वेश्चन है कि भाई चरक विमान 8 में वमन आदि विषय कुल कितने प्रश्न पूछे गए अग्निवेश के द्वारा? तो आंसर इज 9। तो रटना है इसको कि चरक विमान 8 में वमन आदि विषय कुल कितने प्रश्न हैं? 9 प्रश्न हैं। ओके। चलो अगला क्वेश्चन। भाई ज्ञानवान के लिए परीक्षा कितनी होती है? भाई अगर कोई वैद्य है वो ज्ञानवान है, ज्ञानवान मतलब उसे शास्त्र का ज्ञान है, ठीक है, तब उसके लिए परीक्षा सिर्फ 2 ही काफी है। पहला कौन सा? पेशेंट को डायरेक्ट प्रत्यक्ष कर ले और उसके हिसाब से अनुमान लगा ले कि अब बताओ इसमें कौन सा रोग हुआ है और इसे क्या चिकित्सा करनी है। क्यों? क्योंकि अब उसे आप्त की जरूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि आप्तोपदेश तो उसे ऑलरेडी आता है, तभी तो उसे हम ज्ञानवान बोल रहे हैं। ठीक है। तो द्विविधातु खलु परीक्षाम ज्ञानवताम प्रत्यक्षम अनुमानम च। ठीक है। अदरवाइज जो नॉर्मल रोगी की परीक्षा करने के लिए कोई बाकी वैद्य होंगे उनके लिए परीक्षा कितनी? 3। प्रत्यक्ष आपने रोगी को देखा, आप तो उपदेश पढ़ा, किताब पढ़ी, कंसल्ट किया और फिर उसके क्रॉस चेक करके अनुमान लगाया। अनुमानो नाम खलु तर्क। ठीक है। तो हम अनुमान लगा लिया हमने और फिर उसका ट्रीटमेंट कर दिया। ठीक है। तो आप क्या समझ में आ गया हमको कि ज्ञानवान के लिए 2 परीक्षा होती हैं और बाकी जनरली 3 परीक्षा होती हैं। रोग की परीक्षा करने के लिए 3 परीक्षा होती हैं, और ऐसे सिंपल पूछे कि परीक्षा ही कितनी होती है तो 4 होती है। ठीक है। आप्तोपदेश, प्रत्यक्ष, अनुमान और युक्ति। ठीक है। चलो अब क्या बात कर रहे हैं? उपाय। अब उपाय में अगर ऐसे पूछे कि भाई भिषक आदि नाम सौष्ठवम अभिविधानम, भिषक आदि का यानी वैद्य आदि का सौष्ठव होना, सौष्ठव मतलब सगुण अवेलेबल होना, ये क्या है? उपाय है। बिल्कुल सही बात है, उपाय है। ठीक है। ये हम पहले पढ़ के आ चुके थे। और अभी हमने क्या पढ़ा था? त्रयाणाम कारण आदि नाम सौष्ठवम अभिविधानम, कारण कारण करण कार्य योनि का, इन तीनों का सौष्ठव होना यानी इनको जो है अवेलेबल होना, इन क्या है? उपाय है। बिल्कुल सही है। तो दोनों बातें अपनी जगह सही है। भिषक आदि का अपने गुणों से सौष्ठव होना और कारण आदि 3 कारण आदियों का जो है सौष्ठव होना, ये सब क्या है? उपाय है। अच्छा, अब अपन बात करते हैं डिटेल में। डिटेल में मतलब अब अपन बस एक नया पर्सपेक्टिव देके पढ़ेंगे 10वीं परीक्षा विषयों का। बहुत सी चीजें हमें आती हैं, बस कुछ कुछ चीजें नहीं है जो हमें सीखनी है हर एक 10वीं परीक्षा के विषय के अंदर ही। हमने इस तरह से इसलिए पढ़ा है ताकि हमारे दिमाग में लेयर बन जाए प्रॉपर कंसेप्ट की, ताकि हम कंफ्यूज ना हो बार बार। चलो अब बात करते हैं कारण। तो कारण कौन था? भिषक था। ठीक है। अगर रोगों को जीतना है, क्योंकि हम रोग जीतने की बात कर रहे हैं, रोग जीतने के लिए तो 10वीं परीक्षा विषय पढ़े। ठीक है। तो अगर रोगों को जीतना है तो भिषक कैसा होना चाहिए? हमने भिषक के जो है गुण पढ़े थे, है ना, 4 गुण पढ़े थे। दाक्ष्यम, शौच्यम, ठीक है, श्रुते परिवृतातत्वम, दृष्टो परिकर्मता, ठीक, इस तरीके से पढ़े थे। अब इधर जो बोल रहा है वो कह रहा है कि रोगों को जीतने वाले भिषक के पास 9 गुण होने चाहिए। अभी 9 गुण कौन कौन से हैं? देखो, जो हम पहले पढ़े हैं वो तो होंगे ही होंगे। दाक्ष्यम होगा, शौच्यम होगा, श्रुते परिवृतत्वम होगा, परिदृष्ट कर्मता होगा। ठीक। अब उसके बाद एक्स्ट्रा क्या है वो देख लो। कह रहा है जित हस्तता होना चाहिए, जित हस्त, अपने काम में परफेक्ट।
उपकरण बनता होना चाहिए, सही आपके उसके पास इंस्ट्रूमेंट होने चाहिए, दवाइयां होनी चाहिए, नर्स होनी चाहिए आपके ट्रीटमेंट करने के लिए, ठीक है। और क्या है, सर्व इंद्रिय उपपन्ना, सभी इंद्रियों से संपन्न होना चाहिए। क्यों? क्योंकि इंद्रियों से ही तो एग्जामिन करेगा, ठीक है, चाहे प्रत्यक्ष करे चाहे अनुमान लगाए, दिमाग तो चाहिए उसके लिए। तो सर्व इंद्रिय उपपन्ना। प्रकृतिज्ञता, प्रकृतिज्ञता मतलब पेशेंट की प्रकृति को जानने वाला हो, ठीक। और फिर बोलता है प्रतिपत्तिज्ञता, प्रतिपत्तिज्ञता मतलब आपके कल्याण की चीजों में पालन करना, इसको बोलते हैं प्रतिज्ञता, प्रतिपत्तिज्ञता, ठीक है। आपके लिए जो भी कुछ अपने लिए जो कल्याणकारी चीजें हैं उनको फॉलो करना इज कॉल्ड प्रतिपत्तिज्ञता। अब ये क्या करना है हमको, हमको जो जो वर्ड ऐसे हैं जो हम पहली बार सुन रहे हैं, हम एग्जाम में क्लिक नहीं करेंगे, वो याद कर लेने हैं। जैसे सर्व इंद्रिय उपपन्ना किसका गुण होना चाहिए? कारण यानी भिषक का। प्रकृतिज्ञता किसका गुण होना चाहिए? भिषक का, ठीक। प्रतिपत्तिज्ञता किसका गुण होना चाहिए? भिषक का। तो प्रतिपत्तिज्ञता, प्रकृतिज्ञता और सर्व इंद्रिय उपपन्ना, ये जो है गुण हमको याद करने हैं भिषक के। नेक्स्ट करण। अब करण क्या था भाई? करणो नाम भेषज। तो कारणम नाम, कर्णम नाम यत तत् उपकरणाय उपकल्पते, यानी ऐसी हर वो चीज जो उपकरण की तरह काम आए, किसके लिए? कारण के लिए, तो उसे हम क्या बोल देते हैं? करण बोल देते हैं। और क्या क्रिया करेगा डॉक्टर? धातु साम्य। तो यहाँ कहता है कि भाई करण यानी भेषज जो है वो दो प्रकार की होती है, ठीक है। ऐसा हमने चरक सूत्र फर्स्ट में भी पढ़ा था। चरक सूत्र फर्स्ट में हालांकि हमने जो है भेषज 3 प्रकार की पढ़ी थी, देव व्यपाश्रय, युक्ति व्यपाश्रय और सत्वावजय। जबकि यहाँ पर बोल रहा है कि करण 2 प्रकार के हैं, ठीक है। और किस भेद से 2 प्रकार से हैं? उपाश्रय भेद से। तो उपाश्रय मतलब एक देव व्यपाश्रय और एक युक्ति व्यपाश्रय, ठीक है। ऊ बिकम्स व, तो उपाश्रय का क्या वर्ड गया? व्यपाश्रय बन गया। तो देव व्यपाश्रय और युक्ति व्यपाश्रय। तो तत् द्विविधम व्यपाश्रय भेदात, व्यपाश्रय भेद से या उपाश्रय भेद से जो है 2 प्रकार का क्या होता है? करण यानी भेषज, ठीक है। खाली भेषज पूछे भेषज कितने प्रकार की होती है? 3 टिक करना है। लेकिन करण पूछ ले कि करण कितने प्रकार का होता है, तो 2, देव व्यपाश्रय और युक्ति व्यपाश्रय, ठीक है। तो व्यपाश्रय भेद से ये करण जो है वो 2 प्रकार के, देव व्यपाश्रय और युक्ति व्यपाश्रय। और भेषज हमने कितने प्रकार की पढ़ी थी? देव व्यपाश्रय, युक्ति व्यपाश्रय और सत्वावजय। दोनों बातों में कोई फर्क नहीं है, दोनों एक ही बातें हैं, बस हमें पेपर के हिसाब से याद कर। चलिए अब वो कह रहे हैं कि अंग भेद से भेषज कितने प्रकार की होती है? तो अंग भेद से भेषज 2 प्रकार की होती है, एक द्रव्यभूत यानी जो दिखाई दे, और एक अद्रव्यभूत जो दिखाई ना दे। ओके, ये क्या है क्यों है वो अपन अभी देख लेंगे आगे। नेक्स्ट, देव व्यपाश्रय में औषध लिखा है कि नहीं लिखा है? ये स्टेटमेंट सही है गलत है? यानी देव व्यपाश्रय के अंदर औषध आता है कि नहीं आता है? वर्ड आता है, क्योंकि हम जनरली क्या सोचते हैं, युक्ति व्यपाश्रय मतलब वमन आदि करा देना, दवाइयां दे देना, उस चमन औषध दे देना, उससे पेशेंट को ठीक करना, युक्ति व्यपाश्रय। बात सही है आपकी, ठीक है। लेकिन देव व्यपाश्रय के अंदर भी वर्ड औषध लिखा हुआ आता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि औषध हमेशा बाहर से ही नहीं दी जाती, कभी बार औषध जो है बांधी भी जाती है, कभी सर से बांध देते हैं, कभी रिस्ट पे बांध देते हैं, कभी कमर पे बांध देते हैं, तो वो सब क्या है? वो सब देव व्यपाश्रय, ठीक है। तो मंत्र, औषध, मणि मंगल, बलि उपहार, होम नियम, प्रायश्चित्त, उपवास, स्वस्ति, प्रणिपात, प्रणिपात मतलब प्रणाम करना किसी को, ठीक है। और गमन, गमन यानी तीर्थ यात्रा पर जाना। तो ये सब क्या है? देव व्यपाश्रय के इंग्रेडिएंट है। हाईलाइटेड पॉइंट क्या है कि बाकी चीजें तो हमें समझ में आ जाएंगी, देव व्यपाश्रय की हैं, मंत्र, मणि, मंगल, उपहार, ये सब तो आ जाएगा, होम नियम, स्वस्ति, प्रणिपात और गमन, ये सब आ जाएगा, देव व्यपाश्रय के अंदर आता है। लेकिन औषध जो है वो भी देव व्यपाश्रय के अंदर लिखा हुआ है, ये हमें याद रखना है। अच्छा, पेशेंट को संशोधन और शमन औषध देना, ये सब क्या है? युक्ति व्यपाश्रय है। ये सब ध्यान रखो। अभी ये सब क्या पढ़ रहे हैं पता है? ये सब हम करण के अंदर पढ़ रहे हैं, ठीक। अभी तक हमने करण के अंदर इतना डिटेल पढ़ा नहीं था, अभी तो हम पहले करण 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 को समझ रहे थे, अब हम उसके अंदर पढ़ रहे हैं। जैसे करता था, अभी तो हम कारण नाम भिषक पढ़ रहे थे, लेकिन आज हमने क्या पढ़ा कि भाई उसके अंदर 3 गुण एक्स्ट्रा है, ठीक है। सॉरी, 3 गुण एक्स्ट्रा मतलब टोटल 9 गुण बोले हैं, 3 कौन से जो हमें ध्यान रखने हैं, कौन कौन सा? इंद्रिय उपपन्ना, प्रकृतिज्ञता और प्रतिप्रतिज्ञता, ठीक। ये सब जो है हमको याद करना है, ठीक। अब करण में हमने क्या पढ़ लिया? 2 प्रकार के करण पढ़ लिए, यानी 2 प्रकार की भेषज पढ़ ली, उपाश्रय भेद से देव व्यपाश्रय और युक्ति व्यपाश्रय। अंग भेद से भेषज के 2 प्रकार पढ़ लिए, द्रव्य भेषज और अद्रव्य भेषज, ठीक। देव व्यपाश्रय, युक्ति व्यपाश्रय में भी भाई देव व्यपाश्रय क्या होता है, युक्ति व्यपाश्रय क्या होता है, वो भी हमने यहाँ देख लिया।
ठीक है। तो अब देखते हैं क्या भैया कह रहा है कि द्रव्यभूतम वमन आदिशु योगम उपैति, यानी अगर आपने वमन आदि एक्सेट्रा योग जो है पेशेंट को पिलाए हैं, ठीक है, चाहे वो शोधन के हो चाहे शमन के हो, इससे फर्क नहीं पड़ता, तो क्या हो गया, क्या वो मेडिसिन आपको दिखाई दे रही है, दे रही है, और उसका रिजल्ट भी दिखाई देगा। ठीक, तो ये क्या हो गई, ये हो गए द्रव्यभूत औषध या द्रव्यभूत भेषज। अब यत अद्रव्यभूतम तत् उपाय अभिप्लुतम, यानी ऐसा अद्रव्यभूत कौन से होते हैं, जो वो मेडिसिन जिनका क्या हमें क्या ना दिखाई दे, हमें उनका कोई अस्तित्व दिखाई ना दे, बट उनकी वजह से रिजल्ट आते हों। ठीक है, इसीलिए हम जो है अद्रव्यभूत औषध को उपाय भी कहते हैं। एक उपाय अलग है जो आपने पढ़ा क्या कि त्रयाणाम कारणादि नाम सौष्ठवम अभिविधानम, ये तो है ही, ठीक है, लेकिन अद्रव्यभूत औषध का भी एक और सिनोनिम है जिसे बोलते हैं उपाय। अद्रव्यभूतम तत् उपाय अभिप्लुतम, तो किस भेषज के भेद को उपाय भी कहा जाता है, द्रव्यभूत औषध को, पार्थिव औषध को, जांगम औषध को, या अद्रव्यभूत औषध को। तो अद्रव्यभूत औषध या अद्रव्यभूत भेषज को उपाय भी कहते हैं। ओके, तो उपायों नाम अभी उपायों मतलब अद्रव्यभूत औषध कौन कौन सी हो सकती है, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल कामज्वर है, तो कामज्वर को कैसे जीता जाता था, भय दर्शन से। तो भय कोई मेडिसिन थोड़ी है देने के वाली, तो दिखता थोड़ी है, द्रव्यभूत थोड़ी है, वो अद्रव्यभूत। ठीक है, तो भय दर्शन, विस्मापन, विस्मापन मतलब भुलाना, किसी व्यक्ति को अगर शोक हो गया तो आप उसके सामने हंसी मजाक करो, उसको किसी नई चीज में वो करो, एंगेज करो, तो विस्मापन, विस्मरण, ये सब क्या है, ये सब भी क्या है, एक तरीके की मेडिसिन ही दे रहे हो आप, लेकिन ये कौन सी मेडिसिन है, अद्रव्यभूत मेडिसिन है। और अद्रव्यभूत मेडिसिन को और क्या बोल देते हैं, अद्रव्यभूतम तत् उपाय अभिप्लुतम। ठीक है, फिर क्या बोलता है, क्षोभण, ठीक, शोभ कराना, हिलाना डुलाना, तो ये भी क्या है, ये भी मेडिसिन। वध, बंधन, स्वप्न, संवाहन, ये सब क्या है, संवाहन मतलब पैर दबाना, स्वप्न जो है नींद कॉज करना किसी पेशेंट को, ठीक है, ये संवाहन करके, वध करना, बंधन करना, कोई बंधन बांध दिया, तो सब क्या है, ये सब क्या है, ये सब कोई द्रव्यभूत औषध नहीं है, ये सब अद्रव्यभूत औषध है। और इनको कैसे बोलता है, उपायो नाम भय दर्शन विस्मापनम। ठीक है, तो इसका मतलब उपाय जो है वो सिनोनिम में किसका, अद्रव्यभूत मेडिसिन का। ठीक है, ये सब वो बातें हैं जो हमें धैर्य से जो है सुननी है बार बार, ताकि हमें याद हो जाए। चलिए, अब क्वेश्चन आया कि बताओ इसका ये संदर्भ क्या है, क्वेश्चन श्लोक क्या है, सिद्धि उपायाश्च उपायाः अभिप्लुता, यानी सिद्धि उपायश्च उपाया अभिप्लुता। ठीक है, तो उपाय अभिप्लुता मतलब क्या हो गया कि भैया किसकी बात कर रहे हैं, सिद्धि उपाय चिकित्सा के कौन से है जो उपाय अभिप्लुता, जैसे उपाय भी कहते हैं, तो अद्रव्यभूत औषध के या अद्रव्यभूत भेषज के संदर्भ में कहा जा रहा है क्या, सिद्धि उपायाश्च उपाय अभिप्लुता। तो तुरंत उपाय अभिप्लुता समझ जाओ कि अद्रव्यभूत औषध की बात कर रहे हैं, क्योंकि उपायो नाम भय दर्शन विस्मापन विस्मारण एक्सेट्रा। ठीक है, चलो अब हम क्या करें भैया, कारण करण भेषज की बात करते, अब भेषज परीक्षा को समझो कि भेषज परीक्षा जो है वो क्या होती है, अभी हम भेषज के अंदर ही चल रहे हैं देखो, है ना। तो भेषज परीक्षा क्या होती है, तो चरक के अकॉर्डिंग भेषज परीक्षा किस चैप्टर में पढ़ रहे हैं अपन, जिस चैप्टर में हम जो है कारण करण कार्य योनि पढ़ रहे हैं, क्यों, करण मतलब भेषज, तो भेषज की परीक्षा के बारे में, क्योंकि ये भी तो क्या है, 10वीं परीक्षा विषय ही है ना, तो उसमें हमें भेषज की भी तो परीक्षा करनी पड़ेगी, रोग को जीतना है। तो चरक ने भेषज परीक्षा किस चैप्टर में बताई, जिस चैप्टर के अंदर 10वीं परीक्षा विषय बताए। ठीक है, और 10वीं परीक्षा विषय कहाँ है, चैप्टर नंबर 8 में है, काय के, विमान स्थान के, तो विमान स्थान के चैप्टर नंबर 8 में भेषज परीक्षा जो है वो लिखी हुई है, भेषज परीक्षा भी यही है, रोगी परीक्षा भी यही है। ठीक है, तो अभी अपन बात करते हैं नेक्स्ट, को लिखता क्या है भेषज परीक्षा के लिए कि तस्य परीक्षा, तस्य मतलब उसकी, इसकी किसकी, भेषज की, तो भेषज परीक्षा क्या होती है भाई, इदम एवं प्रकृतिम, प्रकृतिम एवं गुणम एवं प्रभावम एवं अस्मिन देशे, यानी ये मेडिसिन जो है वो इस प्रकृति की है, इस प्रकृति मतलब इस गुण की है, तो प्रकृति नाम गुण। ठीक है, तो गुण कौन से, गुरुवादी गुण। ठीक है, तो भाई इस भेषज का ये गुण है, ये प्रभाव है, और ये इस देश की है, आनूप की है कि जांगम की है। तो इदम एवं ये वाले वर्ड आ जाएं, ठीक है, एवं प्रकृतिम एवं गुणम एवं प्रभावे एवं अस्मिन देशे, तो ये क्या है, ये उस भेषज के बारे में बता रहा है, ये उस भेषज का ये है, ये उस भेषज का ये है। तो ये एक तरीके की क्या है, वैद्य परीक्षा है, रोगी परीक्षा है, रोग परीक्षा है, भेषज की परीक्षा है, तो भेषज की परीक्षा है। ओके, चल
तो ये हमारा हो गया सेकंड 10वीं परीक्षा विषय खत्म, जिसका नाम क्या था, भेषज या करण। ठीक है, अब कारण हो गया, करण हो गया, कार्य योनि। कार्य योनि के लिए क्या बोलता है भाई, कार्य योनि के लिए बोलता है, कार्य योनि क्या थी भाई, रोग रूपी कार्यों का कारण या रोग रूपी कार्यों की योनि। तो रोगों की योनि क्या होती, धातु वैषम्यम। धातु वैषम्यम कार्य योनि और धातु साम्यम कार्य। ठीक है, चलो अब बात करते हैं क्या, तस्य लवणम विकार आगमः, सॉरी तस्य लक्षणम विकार आगमः। ये किसके संदर्भ में बोला है, यानी कि जिसके लक्षण से विकार का आगम हो जाता है। यानी 10वीं परीक्षा विषयों में से विकार आगम किसका लक्षण है, तो सॉरी तस्य लक्षणम विकार आगम, किसका लक्षण है, विकारों का होना। तो विकारों को होना कब होगा, जब विकार कब होंगे, जब धातु वैषम्य होगी। तो कार्य योनि ही धातु वैषम्य तस्य लक्षणम विकार आगम। धातु वैषम्य का लक्षण क्या है, विकारों का हो जाना। ठीक है, तो फिर सोचो कार्य का लक्षण क्या होता होगा, कार्य नाम धातु साम्यम। तो धातु साम्यम में क्या होगा, तस्य लक्षणम विकार आगम या विकार उपशम, तो विकार उपशम। ठीक है, तो तस्य लक्षणम विकार आगम धातु वैषम्य, तस्य लक्षणम विकार उपशम कार्य या धातु साम्य। ठीक है, तो कार्योनि नाम धातु वैषम्यम तस्य लक्षणम विकार आगम, कार्यम धातु साम्यम तस्य लक्षणम विकार उपशम। 10वीं परीक्षा विषय में से विकार प्रशम किसके लिए बोल रहे हैं, कार्य के लिए बोल रहे हैं, और विकार और ये विकार आगम किसके लिए बोल रहे हैं, कार्य योनि के लिए, रोग रूपी कार्यों की योनि यानी धातु साम्य। ठीक है, चल अब मान लो एक श्लोक आ गया, अब बताना है आपको कि किस जो है वो 10वीं परीक्षा विषय के लिए बोला जा सकता है। वैकारिकाणाम च स्वप्नानाम अदर्शनाम, यानी वैकारिका स्वप्नानाम, वैकारिक सपनों का अदर्शन होना, यानी गंदे सपने जो हैं वो नहीं आ रहे हैं या गंदे सपने आना बंद हो जाएं। तो ये एक तरीके का ट्रीटमेंट है या विकारों का लक्षण है, ट्रीटमेंट का लक्षण यानी विकारों का ठीक होने का लक्षण है। तो विकार तस्य लक्षणम विकार उपशम, विकारों का ठीक होना, वैकारिक सपनों का ना आना, ये क्या हो गया, ये कार्य हो गया या धातु साम्य हो गया। ठीक है, धातु साम्य में हमने और क्या क्या लक्षण पढ़ लिए थे, देखो कार्य योनि कर लिया हमने, कार्य कर लिया। अब कार्य में भी देखो धातु साम्य के क्या क्या लक्षण हो सकते हैं, हमें एग्जामिन करना है ना। तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर पेशेंट का जो रुजा है वो शांत हो जाए तो हम समझ गए धातु साम्य हो गया। पेशेंट का स्वर वर्ण जो है वो पहले से बेहतर हो जाए, ठीक से आपसे बात करने लगे, उसका स्किन कॉम्प्लेक्शन आपको पहले से नेचुरल लगने लगे, दैट मीन्स आपका कार्य हो रहा है, यानी आपकी धातु साम्यता हो रही है। ठीक है, ये आपको फॉलो अप पे चेक करना है पेशेंट्स के, तभी तो आप रोगों को जीत पा रहे हो या नहीं जीत पा रहे हो। शरीर का उपचय होने लगे, आपके पास 1 हफ्ते पहले जब आया था या 2 दिन पहले 3 दिन पहले जब आया था तब उसका शरीर जो था ज्यादा थका हुआ लग रहा था, अब जो है उसका शरीर जो है वो पहले से बेहतर है, ठीक से बात कर रहा है आपसे और दर्द में भी जो है राहत बता रहा है। तो ये सब क्या है, ये सब ये बता रहा है कि आप रोगों को जीत रहे हो। ठीक है, कार्य जो है वो आपका अच्छे से हो रहा है। बल वृद्धि, आहार में रुचि आना, पेशेंट बोले कि डॉक्टर साहब अब मुझे खाना खाने का मन करता है, अब आप मेरा खाना चालू करवा दो। ठीक है, तो भूख लगने लगे, तो जब आप अक्सर करके क्लिनिक में बैठते हो आपसे सोचते हो यार लंघन कितने दिन तक करवाएं। अरे भाई लंघन उतने दिन तक करवाएं जिस दिन आकर के पेशेंट बोल जाए कि अब मुझे आप खाना खिलवाओ। ठीक है, तो ये क्या हो गया, तो भूख लगने क्या हो गया, धातु साम्य का लक्षण हो रहा है, यानी कार्य आपका अच्छे से चल रहा है। ठीक है, फिर आप अपने ट्रीटमेंट को अपने हिसाब से मॉड्यूलेट कर सकते हो। ठीक, अब जो खाया वो सम्यक काल में जरण हो रहा है, तभी तो भूख लग रही है, तो ये भी किसका लक्षण हो गया, धातु साम्य या कार्य का लक्षण हो गया। समय पर नींद आ रही है, ये भी अच्छा लक्षण हो गया, ये भी कार्य का लक्षण हो गया। तो ये सब चीजें हमको फॉलो अप में चेक करनी है पेशेंट के जब वो ओपीडी में आए। फिर ऐसी लास्ट बोलता है खराब सपनों का आना बंद हो जाए, जिससे हमने अभी ये क्वेश्चन पढ़ा, वैकारिकाणाम च स्वप्नानाम अदर्शनम, वैकारिक सपनों का अदर्शन होना या वैकारिक स्वप्न आने अब बंद हो जाना। ठीक है, चैन से सो रहा है पेशेंट। कारण, करण, कार्योनि, कार्य और अब कार्यफल। अब कार्यफल मतलब चिकित्सा करी आपने तो चिकित्सा का फल क्या होगा, चिकित्सा मतलब कार्य, चिकित्सा करी आपने तो कार्य क्या किया, धातु साम्य किया, धातु साम्य से पेशेंट को क्या होगा, क्या फल मिलेगा, पेशेंट को सुख की प्राप्ति होगी, यानी सुख की प्राप्ति होगी। तो कार्य फलम सुख प्राप्ति ही, और तस्य लक्षणम, उसका लक्षण क्या होगा भाई, सुख मिल रहा है पेशेंट को, कैसे पता चलेगा। ठीक है भाई, प्रसन्न आत्मेन्द्रिय मनः, ठीक है, यही तो था स्वस्थ का लक्षण। ठीक है, तो और सुख मतलब क्या होता है, सुख मतलब हेल्दी। ठीक है, तो हेल्दी का लक्षण पूछे या कार्यफल का लक्षण पूछे तो एक ही बात है, क्या है,
प्रसन्न आत्मेंद्रिय मन, प्रसन्न का पर्यायवाची क्या, तुष्टि, तो क्या लिखता है, और आत्मा इंद्रिय और मन, ठीक है, यानी तस्य लक्षणम मन बुद्धि इंद्रिय शरीर तुष्टि, तो शरीर में प्रसन्नता आ जाए, मन में प्रसन्नता आ जाए, इंद्रियों में प्रसन्नता आ जाए, ये हमें क्या पता चल जाएगा, यानी क्लैरिटी आ जाए, शरीर अच्छा लगने लगे, मन भी अच्छा लगने लगे, इंद्रियों में भाई उठने बैठने का मन करे, ठीक है, देखने का कुछ मन करे, धूप से एलर्जी ना हो या कोई और प्रॉब्लम ना हो जो, मतलब ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये हमारे कार्यफल का लक्षण है, ये हमें एग्जामिन करना है पेशेंट के अंदर कि भाई मेरे को कार्य का फल मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, पेशेंट जो है वो प्रसन्नचित है या नहीं है, मन और शरीर रूप से, इंद्रिय रूप से, ठीक है, तो कार्यफलम सुखावाप्ति, और सुख मतलब क्या, प्रसन्न आत्मेंद्रिय मनः, स्वस्थ वाली डेफिनेशन याद कर ली ना तो समझ में आ जाएगा कि भाई तस्य लक्षणम विकार आगमः, कौन हुआ, धातु वैषम्य, तस्य लक्षणम विकार उपशमन कौन हुआ, धातु साम्य, तो धातु वैषम्य मतलब कार्य योनि, धातु साम्य मतलब कार्य, और तस्य लक्षणम मन बुद्धि शरीर इंद्रिय तुष्टि, दैट इज कार्य फल। ओके, चलो अब बात करते हैं क्या कि भैया नेक्स्ट क्या रहा, अनुबंध, ठीक है, तो अनुबंध जो है भाई, अनुबंधस्तु खलु आयु, रोगी का अनुबंध क्या हो रहा था, जब उसे प्रसन्न आत्मेंद्रिय मन रहेंगे तो क्या रहेगा, आपकी आयु बढ़ती है वास्तव में इन्हीं चीजों से, किस चीजों से, कार्य के फल से, ठीक है, यानी क्या, प्रसन्न आत्मेंद्रिय मन, इतना आपका प्रसन्न आत्मेंद्रिय मन रहेगा उतनी आपकी आयु बढ़ेगी, ठीक है, तो क्या बोल रहा है कि अनुबंधस्तु खलु आयु तस् लक्षणम प्राण ही सह संयोग, प्राण सह संयोग तो रोगी का अनुबंध हुआ, यानी प्राण क्या क्या हुआ, प्राणों का संयोग हो रहा है, प्राण जो है वो बढ़ रहे हैं, जबकि चिकित्सक के अनुबंध में हमने क्या पढ़ा था, उत्तर काल में शुभ और अशुभ भाव का अनुबंध होना, ठीक है, तो प्राण ही सह संयोग मतलब प्राणों का बढ़ना, प्राण मतलब आयु का बढ़ना, आयु का संयोग होना, आयु का जुड़ना, ठीक है, तो आयु का बढ़ना क्या हो गया, अनुबंधस्तु खलु आयु, ये याद रखना है, ठीक है, तो कौन कौन से लक्षण किस किस के हैं ये बात हमें पता होनी चाहिए। नेक्स्ट अनुबंध देश, अब देश में भूमि देश और आतुर देश दोनों पढ़ रहे हैं, अभी भूमि देश पढ़ लेते हैं, आतुर देश वो अगले सेशन में पढ़ेंगे, तो देशस्तु खलु भूमि आतुरश्च, देश जो है वो भूमि और आतुर होता है, अब भूमि की परीक्षा क्यों जरूरी है भैया, ठीक है भाई, तत्र भूमि परीक्षा आतुर परिज्ञान हेतुर्वा स्यात् भूमि परिज्ञान हेतुर्वा, यानी भूमि की परीक्षा से ज्ञान होता है हमें किसका, आतुर का और औषध का, कैसे, अगर हमें ये पता चल गया कि पेशेंट किस भूमि से बिलोंग करता है तो हमें काफी चीजें क्लियर हो जाएंगी उस पेशेंट के बारे में कि इसे प्राय कौन सा रोग हो रहा होगा, ठीक है, और जब औषध कलेक्ट करोगे तो भी हमें पता होगा कि भाई अगर मैं इस भूमि से औषध कलेक्ट कर रहा हूं तो ये भूमि जो है वो आग्नेय है, वायवीय है, जलीय है, उस हिसाब से मैं उसको ट्रीटमेंट करूँ, तो भूमि की परीक्षा जो है वो देखो औषध के बारे में तो ज्ञान देती ही देती है, तो पेपर में हमें दिमाग में क्या आ सकता है, गड़बड़ क्या हो सकती है कि यार भूमि देश जो है वो तो सिर्फ औषध के बारे में बताएगा, नहीं, भूमि देश पेशेंट किस एड्रेस पे रहता है, ठीक है, तो आतुर का परिज्ञान भी हो जाता है कि प्राय उस एरिया में कौन से रोग होते हैं, तो ये ध्यान रखना है, गड़बड़ नहीं करनी है, तो भूमि परीक्षा जो है वो आतुर का ज्ञान देती है, औषध का ज्ञान देती है, या सिर्फ दोनों का देती है, दोनों का देती है, ठीक है, इनडायरेक्टली आतुर को होने वाले प्राय रोगों का ज्ञान दे देगी, ठीक है, किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी में अगर टाइफाइड फैलता है या वहां कोई गंदगी ज्यादा रहती है, डेंगू फैलता है, और वहां कोई पेशेंट आया आपके पास, वहां से कोई पेशेंट आया और वो सिम्टम लेकर के आया कॉमन फीवर वाले, जॉइंट पेन वाले, ठीक है, तो इनडायरेक्टली आपके जो चांसेस हाई पहुंच जाएंगे ऑटोमेटिकली कि हाँ यार मैं इसको जो है डेंगू का टेस्ट करवा लेता हूँ, या मैं मलेरिया का टेस्ट करवा लेता हूँ, या टाइफाइड का टेस्ट करवा लेता हूँ, क्यों, क्योंकि ये इस एरिया से बिलोंग करता है जिस एरिया में उस भूमि से आपने उस आतुर के रोग को पकड़ने में जल्दी पहुंच गए कि नहीं पहुंच गए, ठीक है, अगर एड्रेस नहीं बताया जाता तो हम डायग्नोसिस में 50 चीजें और सोच सकते थे, ठीक है, कि ये जो है वो और किस किस चीज की वजह से हो सकता है, क्लियर, तो भूमि परीक्षा जो है वो आतुर का भी ज्ञान देती है और औषध का ज्ञान तो देती ही देती है कि भाई हम औषध उठाएंगे तो वो जांगम एरिया से उठा रहे हैं कि पार्थिव एरिया से उठा रहे हैं या फिर जो है वो आनुप एरिया से उठा रहे हैं, साधारण एरिया से उठा रहे हैं, किससे उठा रहे हैं, तो ये याद रखना है, ठीक, चलो अब नेक्स्ट में देखेंगे, अभी के लिए इतना ही। रागादिरोगान् सततानुशक्तान् अशेषकाय प्रसृतान् शेषान् औत्सुक्यमोहारतिदान् जघान यो पूर्ववैद्याय नमोऽस्तु तस्मै।